सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम चैप्टर 3 कर रहे थे और चैप्टर 3 का आज है डे 2। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक बात की है, ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो चीजें, ट्रांसफर और डिलीवरी। हमने इसका ट्रांसफर वाला पार्ट कर लिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक बार रिवाइज करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हमने इंपॉर्टेंस की बात की थी, और इंपॉर्टेंस में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, यस, तो उस केस में तीन बातें बताई थी। कोई बताएगा क्या क्या बातें बताई थी? नंबर 1, बायर विल बियर द लॉस। अगर कुछ लॉस हो गया तो बायर को लॉस होगा, नंबर 1। और क्या बताया था? seller can sue for the बिल्कुल ठीक बात, सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस। ठीक बात है। और तीसरा क्या था हरिओम? तीसरा क्या था? बायर कैन टेक या बायर कैन स्यू अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर कोई लॉस हुआ है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो स्यू कर सकता है। यही बताया था बच्चों, बोलो। अरे थर्ड वाले का एग्जांपल यस इसका मतलब ये है कि अगर एक कार बेची है ए ने, ए सोल्ड कार टू बी, ठीक है, और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। कार जो है वो डीलर के ऑफिस के बाहर खड़ी है, डीलर्स ऑफिस के बाहर खड़ी है, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और सी की गलती से कार नुकसान हो गया, कार की हेडलाइट टूट गई। सी अपनी गाड़ी बैक कर रहा था, मिस्टर सी, ठीक है, और मिस्टर सी की गलती से, मिस्टर सी कौन है? एक थर्ड पार्टी है, गाड़ी बैक कर रहा था और गाड़ी बैक करके उसकी नई कार के फ्रंट को खराब कर दिया, डैमेज कर दिया। तो सवाल यह है कि बी को अधिकार है या ए को अधिकार है बात करने का सी से? बोलो। ऑनर को अधिकार होता है ना, याद नहीं है? मैंने बताया था जतिन एक रोड पर जा रहा यस था, एक एग्जाम्पल तो दिया था यार। जतिन एक रोड पे जा रहा था, किसी ने किसी की गाड़ी को ठोक दिया, तो जतिन तो ना बोलेगा, जतिन बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? प्रियांशी ने बताया था कि तुझे क्या मतलब भाई, तू अपने काम से काम रख, है ना? ये जिसने बोला था समझ में नहीं आया, अब समझ में आ गया? यस सर मैंने बोला। चलो, फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, एक तो रूल्स हैं जो हमारे स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड है या एसर्टेन्ड गुड्स से रिलेटेड है, और दूसरे होते हैं जो हमारे अनएसर्टेन्ड से रिलेटेड है, अनएसर्टेन्ड। फिर हमने एसर्टेन्ड गुड्स के बारे में पढ़ा था, सेक्शन 19 का 1 2 3 4 पढ़ा था। 1 2 3 4 नहीं था, 1 2 3। फिर 20 पढ़ा था, 21 पढ़ा था, 22 पढ़ा था, ऐसे ही था। फिर हमने इधर आ गए, फिर इधर हमने क्या पढ़ा था? पहले 18 पढ़ा था और फिर 23 पढ़ा था। याद आ गया? 19 में क्या था? मोटी मोटी बातें बताओ। 19(1) में क्या था? 19(1) में क्या था कि पार्टीज की इंटेंशन के हिसाब से ट्रांसफर होगी ऑनरशिप, 19(1) में था। 19(2) में क्या था कि इंटेंशन तीन चीजों से पता लगेगी, बताओ किस किस से? terms of the contract, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। नंबर 2, conduct of party, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, और तीसरा सर्कमस्टांसेस। branches of case. और सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि अगर 19 के हिसाब से नहीं पता लग रहा तो 20 से लेकर 24 तक के हिसाब से करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अब 20 से लेकर 22 तक तो एसर्टेन्ड है, 23 जो है वो अनएसर्टेन्ड का है, और 24 किसका था? सेल ऑन अप्रूवल का, जो थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे, सेल ऑन अप्रूवल। अच्छा, फिर 20 में क्या लिखा हुआ है? 20 में, 21 में, 22 में, तीनों में स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहा है वो, तीनों में ही स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहा है, क्योंकि जो एसर्टेन्ड गुड्स हैं वो भी तो स्पेसिफिक ही हो गए बाद में। लेकिन 20 में क्या कहता है? एसर्टेन्ड है प्लस कौन सी स्टेज में है? डिलीवरेबल। और 21 में क्या कहता है? स्पेसिफिक है लेकिन टू बी कन्वर्टेड इनटू डिलीवरेबल स्टेज। और 22 में क्या कहता है तो ये प्लस डिलीवरेबल है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्राइस का अभी तय नहीं हुआ। याद आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 20 के हिसाब से देखें तो अगर स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल है,
ठीक है, तो उस केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, सेक्शन 5 के हिसाब से। 21 में क्या बताया था, अगर डिलीवरेबल नहीं है अभी, तो उस केस में जब तुम एक तो डिलीवरेबल कर लो, उसे स्टेज में कर लो, और दूसरा क्या था, नोटिस टू द बायर। अगर हम कहते हैं डिलीवरेबल है लेकिन प्राइस फिक्स करना है, तो ये कौन से हैं, ये वो हैं जिसमें सेलर को प्राइस फिक्स करना है। कैसे करना है, या तो वे करके, तोल कर, या नाप कर यानी मेजर करके, तीसरा क्या था, टेस्ट करके, या किसी और तरीके से। तो उस केस में जब ये प्राइस फिक्स कर लेता है, एक तो ये जरूरी है, और दूसरा नोटिस टू द बायर। ये हमारा हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक गुड्स का। क्या बात समझ में आ गई? यस। अब आ जाओ सेक्शन 18 वाला, 23 वाला। 23 वाले में एक तो सेक्शन 18 में लिखा हुआ है, सेक्शन 18 में एक्चुअली लिखा हुआ है कि जब तक गुड्स एसरटेन नहीं होंगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने इसको दो कंडीशन बना दी, एक तो गुड्स एसरटेन होने चाहिए, और दूसरा गुड्स जो है वो क्या होने चाहिए, क्या बताया था, एक तो एसरटेन्ड होने चाहिए, और क्या बताया था, एप्रोप्रिएशन, याद है, एप्रोप्रिएशन बताया था। तो इसका मतलब दो कंडीशन है, एक तो एसरटेन होने चाहिए और एक एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। फिर एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या बताया था, कोई बताएगा एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या बताया था, याद किया तो किसी ने बताओ, बोलो। सिलेक्शन ऑफ गुड्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स किस लिए, विद द इंटेंशन ऑफ, क्या इंटेंशन है, ऑफ यूजिंग देम, किसके लिए यूज करेंगे, बोलो ना, किसके लिए यूज करेंगे, वेरी गुड, इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया, इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये बात खत्म नहीं हुई, एक और बात होती है, क्या, विद द म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, विद द म्यूचुअल कंसेंट, है ना। तो मैंने अल्टीमेटली आपको ये बताया था कि अगर हम कुल मिलाकर बात करें ना, तो इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें गुड्स को देखना है तो क्या होना चाहिए, अनअसर्टेन्ड में पहली बात एसरटेन कर लो, ठीक है, पहला क्या है, पहला क्या है इसका, पहला है कि आप एसरटेन कर लो गुड्स को, और दूसरा क्या है, एप्रोप्रिएशन कर लो। लेकिन एप्रोप्रिएशन में चार बातें बताई थी, 1 2 3 बात, याद आ रहा है, कौन बताएगा चार बातें, जया तुम बताओगी बेटा, जया यस सर। बताओ क्या क्या चार बातें बताई थी। सर एक तो वो डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स जो हैं वो उसके पास हो, या तो मैन्युफैक्चर्ड हो या प्रोड्यूस्ड हो, बिल्कुल ठीक। दूसरा निखिल तुम बताओ, दूसरा क्या था, डिलीवरेबल स्टेज में होने चाहिए। हाँ। तीसरा क्या था, अनकंडीशनल अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और चौथा क्या था, कंसेंट ले लें, चाहे कंसेंट पहले ले लें या बाद में ले लें, याद आ गया सबको। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 24। सेक्शन 24 में क्या पढ़ा था, सेक्शन 24 में पढ़ा था कि अगर आप किसी को गुड्स देते हैं, किस लिए देते हैं, ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब उसको यह अधिकार है कि वो रख ले या वापस कर दे एक निश्चित समय में, तो उसे कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल। 3 केसेस बताए थे जिन केसेस में सेल ऑन अप्रूवल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1, वो कंसेंट खुद ही दे दे अपनी। नंबर 2, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन टाइम पीरियड खत्म हो जाए, जो भी आपने टाइम दिया था, और अगर टाइम नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम अगर हो जाए। रीजनेबल टाइम कितना होगा ये डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर। और तीसरा है व्हेन ही डज सम एक्ट, जिससे पता लगता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे उसने दोबारा भेज दिया, है ना, उसने प्लेज कर दिया, किसी और को यूज करने के लिए दे दिया, तो ऐसा माना जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, सेक्शन 25 में क्या था भाई बताओ, सेक्शन 25 में था कि अगर सेलर अपने पास रिजर्व रख लेता है राइट ऑफ डिस्पोजल, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, याद आ गया। यस। अच्छा, सेक्शन 26 भी हमने कर लिया था, जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने सेक्शन 26 में क्या बताया था, सेक्शन 26 एक्चुअली रिलेटेड है रिस्क से, कि रिस्क कब ट्रांसफर होगा। तो देखो वैसे तो जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप, वैसे ही उसी के साथ साथ हमारा रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन इसके 3 कंडीशन, 3 एक्सेप्शन बताई थी। कौन कौन सी बताई थी एक्सेप्शन, पहली बात अगर हमारी डिलेड डिलीवरी है, याद आ रहा है, डिलेड डिलीवरी है। दूसरा क्या बताया था, स्पेशल एग्रीमेंट अगर कर लिया। और तीसरा क्या था, एज पर ट्रेड यूसेज, यानी जो हमारा ट्रेड है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, यहां तक मैंने जो आपको लास्ट क्लास में कराया था रिपीट करा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बात समझिए जरा, मैं आपसे कहता हूं कि ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये है मिस्टर बी।
ठीक, मिस्टर बी कौन है, ये बायर है। अगर ये बायर है तो मिस्टर ए कौन है, सेलर है। सेलर ने इसको एक वॉच, घड़ी बेची, सेल ऑफ वॉच का केस है, और इसने इसे पेमेंट भी कर दी। बाद में पता लगा ये जो वॉच थी ना, ये मिस्टर सी की थी, यानी मिस्टर सी जो है वो ट्रू ओनर है ऑफ वॉच। ये जो रिस्ट वॉच है, हाथ में बांधने की घड़ी है, ट्रू ओनर है। फिर ये मिस्टर ए के पास कैसे आई, मिस्टर ए ने चुरा लिया था इसे, ठीक है, यानी इसने इससे दिया नहीं है, इसने चुरा लिया। तो सवाल ये है कि क्या मिस्टर ए का टाइटल कैसा था, मिस्टर ए का टाइटल कैसा था, क्या मिस्टर ए का गुड टाइटल था, बैड टाइटल था, बैड टाइटल था। तो सवाल ये है कि अगर इसका बैड था तो मिस्टर बी का टाइटल क्या होगा, तो इसका भी बैड होगा। ये नॉर्मल रूल है, ठीक है, ये नॉर्मल रूल है। इसको अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बायर जो है एक्वायर करता है, बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल, नो बेटर टाइटल टू द गुड्स की तो बात कर रहे हैं, देन द सेलर हैड। समझ में आई बात ये। इसका मतलब नॉर्मली अगर यूजुअल केस में देखें तो अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेलर का टाइटल बैड है तो बायर का टाइटल भी बैड ही होगा, यानी सेलर आप वही बेच सकता है जो उसके पास है। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। Yes. लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी एक्सेप्शंस भी पूछेंगे। टोटल 8 एक्सेप्शन है। मुझे लगता है मैं और अगले 5-10 मिनट में ये 8 की 8 एक्सेप्शंस आपको याद करवाऊंगा, बार बार बोलूंगा, 8 की 8 याद हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 याद करने से पहले एक बात बताओ, याद है मैंने आपको कंडीशंस और वारंटीज का चैप्टर कराया था? Yes. Yes, sir. हालांकि बात पुरानी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मैं दोबारा पूछूं आपसे कि कंडीशंस कौन कौन सी थी। इंप्लाइड कंडीशन बिना देखे क्या कोई मुझे बता सकता है कि इंप्लाइड कंडीशन कितनी थी? अच्छा ये तो बता दो। 7. 7 थी। तो बताओ जरा, कौन बताएगा? टाइटल, पहला टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन, सैंपल, तीसरा सैंपल, वेरी गुड, as well चौथा है दोनों, डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल, नहीं वो है ना? Fitness of quality. पांचवा है फिटनेस ऑफ क्वालिटी और फिटनेस। Yes, sir. इसकी कोई होती नहीं है, लेकिन 3 केसेस में होती है, याद आ रहे हैं? छठा क्या था? Merchantability. यस, मर्चेंटेबल होना चाहिए। और सातवां क्या था? Wholesomeness. होलसमनेस। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ये 7 याद है ना, वैसे ही 8 याद होने वाले हैं आपको, वैसे ही 8 याद होने वाले हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। सुनिएगा, दोबारा बात कर रहे हैं हम, बात क्या कर रहे हैं हम? एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसका टाइटल खराब है तो ये कौन है? नॉन ओनर है ना। अगर इसका टाइटल खराब है तो ये कौन है? नॉन ओनर है ना, क्योंकि ऑनर तो ये है। यस सर। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो नॉन ओनर है वो भी गुड टाइटल दे देगा। नॉन ओनर जो है वो गुड टाइटल कब दे देगा? तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर हम किसी भी केस की बात करें कि गुड टाइटल देगा, तो ये जरूरी है, हर एक केस में एक चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? कि ये बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए। याद रखना एक बात, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस बात को, ये बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब इसने गुड फेथ में खरीदा हो, इसने गुड फेथ में खरीदा हो। यानी इन 8 की 8 एक्सेप्शंस में, ये जो 8 एक्सेप्शंस अभी आपको कराने वाला हूं, इन 8 एक्सेप्शंस में अगर हमारा बायर जो है वो बोनाफाइडली काम नहीं करता, मेलाफाइडली करता है, मतलब उसे पता है कि भैया गड़बड़ है, तो ऐसे केस में उसे गुड टाइटल नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई?
इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पता था कि वो ट्रू ऑनर नहीं है तब भी मिल जाएगा, अगर तुम्हें पता था तो नहीं मिलेगा। मेरी बात समझे? याद है, एक बार इसे रिलेट करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, याद आ रहा है किसी को? बोलो। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या था कि जो आउटसाइडर है वो ये मान सकता है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो ठीक है। तो मैंने इसमें एक एक्सेप्शन कराई थी ना, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, याद आ रहा है? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी का मतलब क्या था? जिन डायरेक्टर्स को पावर नहीं थी उन्होंने अपने आप ही कंपनी को पैसा दे दिया उधार, तो उन्हें तो पता था ना कि उन्हें पावर नहीं है, Yes, sir. या उन्होंने अप्रूवल नहीं ली। तो इसका मतलब है कि अगर आपने गुड फेथ में नहीं लिया तो भैया इन एक्सेप्शन में नहीं आओगे। एक्सेप्शन में आने के लिए जरूरी क्या है कि आपने गुड फेथ में लिया हो। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब ये सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या है? जैसे देखो, ये निखिल है। निखिल कौन है? निखिल ऑनर है। निखिल कौन है? निखिल ट्रू ऑनर है। ठीक है, निखिल कौन है? निखिल ट्रू ऑनर है। ट्रू ऑनर है। और इसने एक एजेंट अपना बनाया हुआ है। ठीक है, कौन है इसका? मर्केंटाइल एजेंट, जो इसके बिहाफ पर काम कर रहा है। एजेंट का तो मतलब ही होता है। और ये एजेंट आगे फर्दर सेल कर रहा है, सेल टू नमन। सपोज नमन को इसने सामान दिया। नमन कौन है? शरीफ सा बच्चा है, बोनाफाइड परचेजर है। नमन कौन है? बोनाफाइड परचेजर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं इसने इसको सामान बेच तो दिया लेकिन इसे अधिकार नहीं था, तो क्या ये ऑनर है? नहीं। क्या ये नॉन ऑनर है? बिल्कुल। अगर ये एज एजेंट बेचता है ना तो लाइक ऑनर हो गया, वो नहीं है। अगर ये जो भी निखिल ने टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स किया अगर उसके हिसाब से काम करता है तो ये एक तरह से सेल बाय ऑनर ही माना जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इसने गलत तरीके से मिस्टर नमन को सामान बेचा, ये कौन है? ये ले लेते हैं उमेश। हमारी क्लास में कोई ऐसा गलत बच्चा है नहीं। तो उमेश जो है वो निखिल का एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट है। और उमेश ने जो उसको अधिकार नहीं था उस अधिकार से बढ़कर सामान बेच दिया नमन को। तो क्या उमेश का टाइटल गुड था? नहीं। क्या नमन का टाइटल गुड होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके लिए क्या दिया हुआ है? इसके लिए सर्कमस्टांसेस दिए हुए 3, A, B, C। समझ में आई बात? इन तीनों सर्कमस्टांसेस में जब ये तीनों काम होंगे तो उस केस में चाहे ये नॉन ऑनर था तो भी नमन जो है वो ऑनर बन जाएगा। कौन से 3 है? सबसे पहली बात, ये जो बंदा है मर्केंटाइल एजेंट है, ये पोजेशन होना चाहिए इसके पास गुड्स का। क्या होना चाहिए? इसके पास पोजेशन होना चाहिए। लेकिन ये पोजेशन किसकी कंसेंट से होना चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑनर। इसका मतलब है कि निखिल ने ही इसको सामान दिया है, निखिल की कंसेंट से इसके पास सामान आया है। पहली बात तो पहली बात क्या है? पोजेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। दूसरी बात, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा हो। और तीसरा बात है कि बायर ने गुड फेथ में लिया हो, बायर ने गुड फेथ में लिया हो। ठीक है, अब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। नमन जो है उमेश के पास आता है, कहता है सर कितने का सामान है? कहता है 5,000 रुपए का। नमन कहता है यार 5,000 तो बहुत ज्यादा है। उमेश कहता है एक काम करो, मैं तुम्हें 4,000 में दे दूंगा, मैं तुम्हें ये 5,000 वाला सामान 4,000 में दे दूंगा, लेकिन तुम एक काम करना, रात को आना 10 बजे। नमन ने पूछा भाई 10 बजे तो दुकान बंद हो जाती है? कहने लगा हाँ मैं छोटा शटर खुला रखूंगा, तुम आ जाना, चुपके से आ जाना, तुम चुपके से आ जाना। बताओ क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम हो रहा है? नो। दो चीजें हैं, एक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा, और दूसरा नमन को समझना चाहिए वो चुपके से आने को कह रहा है, छोटे शटर से आने को कह रहा है और रात को बुला रहा है, तो इसका मतलब उसके आइडिया, उसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका मतलब गुड फेथ में नहीं है। मेरी बात समझे? गुड फेथ में तो ना हुआ भैया ये, फिर बोलो।
तो इसका मतलब क्या बातें समझ में आई? अगर मर्केंटाइल ओनर, मर्केंटाइल एजेंट से आपने गुड्स खरीदे हैं और 3 कंडीशन पूरी होती हैं, चौथी कंडीशन तो अपने आप ही हो गई, चौथी कंडीशन तो इसमें आई गई ना, इसी के अंदर लिख दिया गुड फेथ, बायर ने गुड फेथ में काम किया। तो 3 चीजें हैं, पहली बात पोजेशन जो है उमेश के पास वो कंसेंट ऑफ ऑनर से हो, दूसरी बात ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, और तीसरी बात गुड फेथ में हो। अगर ये 3 चीजें हो जाती हैं तो उस केस में सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट अगर वो ऑनर नहीं भी है तो भी ऑनर माना जाएगा। ये बात समझ में आई? पहला, तो पहला कौन सा हुआ? मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा बात करते हैं ज्वाइंट ऑनर। ज्वाइंट ऑनर का मतलब जिस चीज के एक से ज्यादा ओनर है। ज्वाइंट का मतलब 2 नहीं होते, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा का ओनरशिप है, जैसे मैं कहता हूं एक गुड्स है, एक कार है, ठीक है, ये कार जो है वो किसके पास, किसके नाम पर है? वो ABC तीनों के नाम पर है, ठीक है। और बी और सी ने उनको, जैसे एक कार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कार हमारी मूवेबल है, अगर मैं बिल्डिंग लेता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं कहता हूं बी और सी ने ना साइन कर रखे हैं कागज, और साइन करके एक अथॉरिटी दे रखी है कि भैया तुम बेच देना इसे हमारे भी आप पर भी, ठीक है, लेकिन हमें बता देना, तो इसका मतलब कार किसके नाम पर है? तीनों के नाम पर है। बी और सी ने पहले से साइन कर रखे हैं, और ए को कहा भाई तू कार बेच दियो, और साइन करके कार बेच दियो, और जब कार बेचे तो हमें बता दियो। ए ने कार बेच दी मिस्टर डी को, और ये कार इरेगुलर तरीके से बेची गई है। मतलब इरेगुलर का मतलब है बी और सी को बताए बगैर बेची है। तो जब बी और सी को पता लगा कि ए ने चुपके से कार बेच दी, तो वो डी से रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कब नहीं कर सकते? क्योंकि ए ने जो कार बेची है, डी को क्या पता भाई, डी को तो उसने दिखा दिया ना। तो अगर डी ने गुड फेथ में काम करा है तो उस केस में टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि ए का पास गुड टाइटल तो ना था। अगर ए चुपके से कार बेच रहा है तो गुड टाइटल तो ना है। समझ में आई बात? ये पहला क्या हुआ? पहली बात समझ में आ गई। पहला क्या है? मर्केंटाइल एजेंट। अगर मर्केंटाइल एजेंट भेजता है। दूसरा क्या है? ज्वाइंट ऑनर। तीसरे पे चलते हैं, थर्ड है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो। थर्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल हो। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पहले बताओ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बताओ ना। सो एक ऑप्शन की पार्टी किसी void हो पार्टी के सकता है। कंसेंट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा लॉफुली। जैसे ऐसे समझते हैं, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है। Yes, sir. ए जो है उसने बी को कोई आर्टिकल बेचा, कार ही बेच दी, चलो कार दी, लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो कार है ना ये मिस्टर सी की थी, ठीक है। मिस्टर सी इस कार के ऑनर थे, और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो फ्री कंसेंट नहीं थी। याद है फ्री कंसेंट में क्या क्या पढ़ते थे? बताओ क्या क्या था? नंबर 1 फ्रॉड, कोर्शन, और क्या था? नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, तीसरा था फ्रॉड, चौथा था, मिसप्रेजेंटेशन, पांचवा था मिस्टेक। मिस्टेक। ठीक है, तो अगर इस तरह से कार को दिया गया है तो उस केस में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि ये जो है इसकी ऑप्शन पर, ऑप्शन किसकी रहेगी? एग्रीड पार्टी की। इसकी ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड रहेगा, ऐसा था ना। अगर हम कहते हैं वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ सी, तो इसका मतलब सी अगर चाहे तो इसे ठीक कर सकता है, सी गलत कर सकता है। अब अगर ए ने बी को कार ही बेच दी, तो अगर सी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, अगर वो कहता है चल यार ठीक है ओके तो मुझे डिफरेंस दे दियो, तो उस केस में भी इसको गुड टाइटल मिल जाएगा। 3 बातें समझ में आ गई? बताओ पहला क्या है? जल्दी बताओ पहला क्या है? अरे बोलो ना यार। मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा क्या है? ज्वाइंट ऑनर। तीसरा क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चौथे को ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मिस्टर ए ने कार बेच दी मिस्टर बी को,
मिस्टर ए ने कार बेच दी मिस्टर बी को, लेकिन अभी भी पोजेशन में किसके है, लेकिन अभी भी पोजेशन ऑफ ए है, मतलब पोजेशन ए के पास ही है। क्योंकि कार ए के पास ही थी तो मिस्टर ए ने इस कार को दोबारा से मिस्टर सी को बेच दिया, दोबारा से मिस्टर सी को बेच दिया। तो एक सवाल ये उठता है कि जो मिस्टर सी है उनको तो ना पता था, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रहा है और ये बोनाफाइड परचेजर है तो उसको तो पता ही था, उसको तो पता है मिस्टर ए कारें बेचता है, तो उसे क्या पता कि उसने बी को भी बेच रखा है। तो इसको ट्रू ओनर मिल जाएगा, इसको गुड टाइटल मिल जाएगा। ये है मेरा चौथा केस। ठीक है, याद करो। जया बता, 4 केस कौन कौन से पढ़े? पहला मर्केंटाइल मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा कौन सा पढ़ा? ज्वाइंट ओनर, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा वॉइडेबल वाला था, और चौथा क्या हुआ? चौथा हुआ अगर रीसेल ऑफ, रीसेल वर्ड इसलिए नहीं लिखते क्योंकि रीसेल का मतलब तो दोबारा बेचना होता है। सेल ऑफ आर्टिकल अगेन बाय द सेलर, बाय द सेलर। ठीक है, 4 याद हो गए बच्चों? कोई दिक्कत? दोबारा बोलो। तो उसमें बी का क्या हुआ? बी वो तो है ना, वो तो फिर डैमेजेस वैमेजेस वो क्लेम करेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा, वो बात तो ठीक है, उसे तो पैसा वापस कर। देखो लॉ ये नहीं कह रहा कि एक आदमी के साथ अगर अच्छा करना है तो दूसरे के साथ खराब किया जाए, ऐसा लॉ तो ना बोलेगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो 4 पॉइंट एक बार और बता दो। 4th पॉइंट ये है कि अगर आप ऑनर हैं, अगर आप ऑनर हैं और आप उस सामान को एक आदमी को बेच दिया और हाथ के हाथ आपने थोड़े समय बाद दूसरे आदमी को भी बेच दिया। अब दूसरे आदमी को क्यों बेचा? क्योंकि आपके पास पोजेशन अभी भी था। तो अगर उसने गुड फेथ में लिया है तो माना जाएगा कि भैया ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड टाइटल ट्रांसफर हो गया। ओके सर। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से अगर हम हायर परचेज की बात करते हैं, हायर परचेज का मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे अगर हम कहते हैं हायर परचेज में सपोज हमारी 5 इंस्टॉलमेंट पेबल है, तो ऑनरशिप आपको यहाँ मिलती है। ऑनरशिप शुरू में नहीं मिलती, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं करते तब तक आपको ऑनरशिप नहीं मिलती। लेकिन अगर इस बीच में ये कार किसी और को बेच दी जाती है या जो भी चीज है किसी और को बेच दी जाती है तो उसको ट्रू ऑनर माना जाएगा। ये है मेरा 5वां पॉइंट। ठीक है, 6ठा पॉइंट है एस्ट्रोपेल का। एस्ट्रोपेल तो हम सदा से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अगर कोई आउटसाइडर है, कोई बेनिफिट ले रहा है तो जब बेनिफिट वापस करने की बात आएगी तो उसे देना पड़ेगा। अच्छा, राइट ऑफ अनपेड सेलर। मैं दोबारा पूछता हूं, अनपेड सेलर हमने कर लिया सेक्शन 45। यस सर। यस सर। एक बार जरा बताना, अनपेड सेलर में अनपेड सेलर के राइट किस किस के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राइट टू लियन, पेड सेलर या तो गुड के अगेंस्ट कर सकता है और पार्टी के अगेंस्ट। पार्टी नहीं, पर्सन के अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। हाँ, बायर के अगेंस्ट। बायर के अगेंस्ट स्यू करेगा, प्राइस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, डैमेजेस के लिए, और चौथा क्या था? गुड्स के लिए। क्या कह रहे हो? 3 ही तो था। गुड्स। नहीं, गुड्स के लिए का मतलब समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा बताओ, गुड्स के लिए क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ सर, जो हमने सामान बेचा था उसके पैसे नहीं मिले, वो सामान के लिए। किसकी कह रहे हो? बायर के कह रहे हो ना? अनपेड से, हाँ हाँ, बायर ने जो गुड्स ले रखे उसके पैसे नहीं दे रहा ना, तो उसके गुड्स वापसी लेने के लिए। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने की बात थी ना यार। हाँ हाँ, वही सर। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा ना। अच्छा, और अगेंस्ट द गुड्स में क्या थे? राइट अगेंस्ट लियन, लियन था, पहला लियन है, दूसरा क्या था? स्टॉपेज, तीसरा क्या था? ट्रांजिट, रीसेल, और रीसेल। रीसेल, याद है? तो रीसेल अगर हम कर रहे हैं तो हम ट्रू ऑनर तो ना कायदे में। यस सर। कायदे में हम ट्रू ऑनर तो ना है, लेकिन उस केस में अलाउड है रीसेल। ठीक है, और 8वां है कि किसी और एक्ट में अगर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो आगे बढ़े। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ताकि अभी एग्जाम आपका करीब ही है, ताकि आपको याद रहे।
पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। इसमें क्या है, अगर वो पोजेशन में है कंसेंट ऑफ बायर से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता है, बायर ने गुड फेथ में लिया है, तो गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, जॉइंट ओनर के केस में अगर जॉइंट ओनर की परमिशन से उसके पास पोजेशन में है तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा, अगर वॉइडेबल है तो जिसके पास वॉइडेबल था अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करता, यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करता, तो भी हो जाएगा। फिर गोल्ड गुड्स अगर एक को बेच रखे हैं लेकिन पोजेशन में इसलिए उसने दूसरे को बेच दिया तो वो भी ऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमने पोजेशन ले लिया, क्या है सेल बाय, मतलब इसको एग्जांपल से समझाया था मैंने हायर परचेज वाला, कि अगर हमने हमारे पास पोजेशन है लेकिन ऑनरशिप नहीं है और हमने बीच में बेच दिया तो भी हमारा माना जाएगा। एस्टोबल का मतलब क्या होता है, एस्टोबल का मतलब है कि आपने कोई बेनिफिट मिल रहा था तब तक तो बेनिफिट ले लिया 4 जनों के बीच में दिखावे के लिए, और बाद में आपको पता लगा जब उसने कहा जी आप ऑनर नहीं है आप पैसा वापस करो, तो आपको करना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा। अनपेड सेलर का हमने कर ही लिया, और सेल अंडर द प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के। यहां तक समझ में आ गई बात? बोलो। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या था, कोई बताएगा हमारे चैप्टर का नाम क्या था? परफॉर्मेंस, टाइटल और दूसरा डिलीवरी। 2 बातें थी ना भाई। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? चैप्टर का नाम हमारा क्या था बताओ? चैप्टर का नाम था ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अभी हमने ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी परफॉर्मेंस कर लिया, अब हम डिलीवरी ऑफ द गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगा। तो देखिए ये बात तो हमने पहले पढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन एक बात समझनी चाहिए, एक बात समझनी चाहिए जो मैं नोट्स में अलग से बताता हूँ, मैं अलग से बता रहा हूँ, बाद में इसे बुक में से पढ़ लेंगे। देखो बच्चों, देखो जी बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है? पोजेशन ट्रांसफर हुआ है। Yes, sir. डिलीवरी का मतलब ओनरशिप की बात नहीं होती, डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ठीक है? लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोजेशन में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन ट्रांसफर कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है वॉलंटरी ट्रांसफर, वॉलंटरी, और एक हो सकता है अदरवाइज। तो भैया अगर अदरवाइज किया है तो नहीं हो जाएगा, वॉलंटरी होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने अनफेयर मीन से किसी से गुड्स लेकर आ गए तो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, काम की बात है ये। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी तभी होती है जब वॉलंटरी हो, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास हो। अच्छा, ये जो एक आदमी से होती है, क्या ये सेलर से होनी चाहिए और क्या ये बायर के पास होनी चाहिए? बताओ, क्या ये वन टू अनदर का मतलब सेलर टू बायर है या बायर टू सेलर है? सेलर टू बायर, सेलर टू बायर है, लेकिन सेलर या फिर एजेंट ऑफ सेलर भी हो सकता है, बायर या एजेंट ऑफ बायर भी हो सकता है। याद है मैंने पोजीशन में बताया था, आप जब उसे सामान दे रहे हैं तो डिलीवरी हो सकता है उसके एजेंट ने ले लियो तो भी डिलीवरी मानी जाती है, जब हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है। समझ में आ गई बात? बोलो। यस सर। अब सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि ड्यूटीज क्या है बायर और सेलर की। तो बताओ बायर की ड्यूटी क्या है और सेलर की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी, बायर की ड्यूटी है टू पे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पे करना है, और सेलर की ड्यूटी है टू डिलीवर। सेक्शन 32 ये कहता है कि ये दोनों काम ना साथ साथ होंगे, दोनों काम साथ साथ होंगे। साथ साथ का मतलब क्या है कि ये जो हमने कहा ना अभी, पेमेंट और डिलीवरी, ये दोनों साथ साथ होंगे। अगर आप चाहते हैं साथ साथ ना हो तो आप अदरवाइज एग्री कर लो, अदरवाइज एग्री करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो दोनों काम साथ साथ होंगे, एक हाथ पैसा दे दूसरे हाथ डिलीवरी ले। सही है? सेक्शन 33, सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 हमने यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो डिलीवरी है वो कौन कर सकता है? डिलीवरी जो है वो सेलर करेगा, बायर को करेगा, लेकिन सेलर का एजेंट और बायर का एजेंट को कर सकता है। यहां तक समझ में आ गया? अब आते हैं सेक्शन 30, पहले यहां तक का समझा देता हूं एक बार। कहां गया? ये रहा, देखो जी मेरी बात सुनो।
ये बहुत आसान है, ड्यूटीज एक एक लाइन के हैं। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर क्या है? ड्यूटी ऑफ सेलर है कि गुड्स डिलीवर करेगा, बायर का है कि उसे एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, पेमेंट और डिलीवरी जो है वो कंकरेंट होनी चाहिए जब तक कुछ और एग्री ना करे। अब आते हैं कि डिलीवरी का मतलब ये बता दिया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जरा डिटेल में समझेंगे ये वाला। देखो जी, पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या है बताओ? पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या है? आपने 1000 यूनिट्स खरीदे हैं, ठीक है, और दुकानदार ने आपको 400 यूनिट अभी भेजे हैं और बाकी 600 है इन ट्रांजिट है अभी। दूसरा है 400 यूनिट उसने अभी भेजे हैं और उसने कहा जी बाकी बैलेंस देखते हैं, अभी 600 यूनिट बाद में भेजूंगा। तो अगर 400 यूनिट भेज दिए और 600 यूनिट ट्रांजिट में है, तो क्या इंटेंशन नजर आ रही है? क्या सारी डिलीवरी की इंटेंशन नजर आ रही है? क्या इस केस में सारी डिलीवरी की इंटेंशन नजर आ रही है? हाँ। यस सर। तो इस केस में जब हम 400 यूनिट रिसीव करेंगे तो माना जाएगा कि हमें डिलीवरी सारी मिल गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इससे पता लगता है कि हमारी इंटेंशन सारे गुड्स को डिलीवर करने की नहीं है, तो नहीं माना जाएगा। सही है। अगला सेक्शन ये है थर्ड। थर्ड में क्या है? बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। इसका मतलब ये है कि जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक, जब हम सेलर जो है, सेलर को हमें कहना पड़ेगा, सेलर को कहना पड़ेगा कि भाई डिलीवरी दे। जब तक सेलर, बायर नहीं कहेगा सेलर डिलीवरी नहीं देगा। ये मैंने लेकिन कब कहा? जब तक कि कोई इस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये बातें समझ में आ गई? 3 बातें बोलो, आगे चलें। प्लेस ऑफ डिलीवरी, इसके ऊपर लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ डिलीवरी के ऊपर लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या है पहले बताओ, कि कहां पे डिलीवर करेगा, कहां पे डिलीवरी करेगा? देखो जी, अगर एक्सप्रेस है तब तो पक्का पक्का जहां है वहां पे करेगा। अगर हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी मेंशन प्लेस है वहां पे डिलीवरी करनी पड़ेगी। मेंशन प्लेस, मेरे ख्याल में पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर साइलेंट है, लेकिन अगर साइलेंट है तो क्या करेगा बताओ? अगर साइलेंट है तो क्या करना चाहिए सेकंड सिचुएशन में? पहला तो समझ में आ गया, एज पर एग्रीमेंट करेंगे। बोलो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बताओ कहां डिलीवर करोगे? सर उसके जो जहाँ पे एग्रीमेंट हुई थी। तो आप कर देंगे क्या शॉप में वर्क? जो प्लेस ऑफ गुड्स थे एट द टाइम ऑफ सेल, समझ गए? सेल के टाइम पर जहां गुड्स थे वहीं पर हम डिलीवरी दे देंगे, वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा एग्रीमेंट टू सेल है तो? फ्यूचर डेट। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो बोलो। क्या एग्रीमेंट हुआ है? फिर भी नहीं, तो इसमें डिपेंड करता है, अगर ये हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स है या फ्यूचर गुड्स है, दो होते हैं ना। अगर ये हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स है तो कहते हैं कि या तो आप मेंशन कर लो, मेंशन करोगा तो जो एक्सप्रेस्ड है वो वाला हो जाएगा, और अगर मेंशन नहीं किया तो बिल्कुल सेम वही, प्लेस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है। और अगर फ्यूचर गुड्स में हुआ है तो जहां पर वो मैन्युफैक्चर होंगे या जहां पर आप प्रोड्यूस होंगे, यानी जहां उनकी प्रोडक्शन होगी। बोलो, प्लेस ऑफ डिलीवरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। आगे चलते हैं। टाइम ऑफ डिलीवरी, कब कब हमें डिलीवर करना पड़ेगा बताओ? टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए? सर अगर मेंशन है तो जो लिखा होगा। नहीं मेंशन है तो जो लिखा हो तो वो हो जाएगा, नहीं तो रीजनेबल टाइम हो जाएगा, है ना। इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, देखो इधर देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं ए, बी और सी। सी जो है वो कौन है? वो फ्रेंड है ए का। इसने इसको क्या की? सेल ऑफ कार। लेकिन वो कार किसके है? कार इज इन पोजेशन ऑफ सी, कार इन इज पोजेशन ऑफ सी।
और ए ने बी को कार बेच दी, तो उस केस में सी को एक्नॉलेज करना चाहिए, सी को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि भैया ये जो कार मेरे पास है ये एक ही है और मैं तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब अगर गुड्स पोजेशन में है थर्ड पार्टी के, तो उस केस में जिस पार्टी के पास है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए टू द बायर कि ही इज होल्डिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सेलर। समझ में आ गई बात? बोलो, ये क्या है? गुड्स इन पोजेशन। टाइम फॉर टेंडर डिलीवरी, टाइम का मतलब क्या है? किस समय हम डिलीवर करेंगे? तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी समय डिलीवर करेंगे। वैसे तो अगर जैसा क्वेश्चन में डिलीवर का है वैसा करेंगे, लेकिन अगर बायर कहता है, अगर बायर कहता है कि तुम ना मुझे एक काम करो, रात को 12 बजे, रात को 12 बजे या रात को 2 बजे तुम मुझे सामान दे देना नाइट, ठीक है? तो 2 AM हो गया ना ये। तो बताना जरा, अगर अगर AM 2 AM में 2 AM में अगर रात को 2 बजे डिलीवरी मांग रहा है तो क्या वो रीजनेबल टाइम है? बोलो ना। नहीं, नहीं है भैया रीजनेबल। ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत है नहीं। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, जो भी एक्सपेंसेस हैं डिलीवरेबल कंडीशन में लाने के लिए वो सेलर बियर करेगा। सेलर ये नहीं कह सकता ये डिलीवरेबल स्टेज में नहीं थे, क्योंकि हम तो डिलीवरेबल स्टेज में होने के बाद ही तो परचेज करेंगे। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग अमाउंट क्वांटिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। सुनो, इसके अंदर हमें 4 बातें टोटल सीखनी है, 4 बातें सीखनी है। पहला, लेस क्वांटिटी। अगर हमने कम क्वांटिटी कर दी, जैसे क्वांटिटी देनी थी 1000 यूनिट, हमने उसे दे दी 900 यूनिट सपोज, या हमने मोर क्वांटिटी ज्यादा दे दी, हमने उसे 11000 यूनिट दे दी, ये भी तो हो सकता है। तीसरा, मिक्स क्वांटिटी दे दी, इसका मतलब हमने 600 यूनिट दे दी उसे 100 वाली और 400 यूनिट दे दी उसे 80 वाली, जबकि उसने सारी की सारी यूनिट मंगवाई थी 100 रुपए वाली, 400 रुपए वाली, नहीं 100 रुपए वाली, सॉरी। 3 चीजें समझ में आ रही है? बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अगर हम कहते हैं कि हमने लेस क्वांटिटी में, अगर हमने लेस क्वांटिटी दे दी, बताओ क्या होना चाहिए? अगर हमने 900 की दे दी तो क्या होना चाहिए? 2 ऑप्शन है, 900 एक्सेप्ट कर लो भाई, 2 ही तो ऑप्शन है। अगर आपने कम दिया है तो आप बायर क्या कर सकता है, जितना दिया उतने को तो एक्सेप्ट कर ले, और या 100% रिजेक्ट कर दे, वापस कर दे, भैया तूने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो यानी अगर कम मिलता है तो या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो। अगर ज्यादा मिलता है तो बोलो, अगर ज्यादा मिलता है तो क्या होगा? या तो 1100 की 1100 एक्सेप्ट कर लो, या 1100 की 1100 रिजेक्ट कर दो। बोलो। यस सर। और या क्या हो सकता है? 1000 एक्सेप्ट कर लो। 1000 एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आपने 1100 एक्सेप्ट की है तो 100 की पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। सेम चीज यहां अगर मिक्स दे दी तो या तो रिजेक्ट कर दो और या एक्सेप्ट कर लो और डिफरेंस ले लो। समझ में आई? बोलो ना। Yes. यस सर। चौथा क्या है? फोर्थ क्या है? वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे 3 प्रोविजन है ना, सब्जेक्ट टू ट्रेड है, जैसा हमारे ट्रेड में होता है वो यहाँ पे भी होगा। ठीक है? अगर आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करते हो तो अगर जब तक आपने एग्री नहीं किया तब तक हो सकता है कि बायर मना कर दे। जैसे आपने किसी से 1000 यूनिट मांगी और आपने उसे कहा भाई सारी यूनिट एक साथ चाहिए, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो हो सकता है आप मना कर दे। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। ठीक है? बोलो। अच्छा, ये मुझे आप बताओ, अगर हमने अपने कैरियर को डिलीवर करने के लिए दे दिया तो क्या ये माना जाएगा कि पोजीशन ट्रांसफर हो गया या नहीं? बोलो। यहां इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन यहां लिखना चाहिए कि अगर ये तब होगा जब अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है तो डिलीवरी माना जाएगा। ठीक है? बोलो।
Yes. अगर रास्ते में सामान खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर रास्ते में सामान खराब हो जाए तो उस केस में बायर लायबल होगा, अगर हमने कोई और एग्रीमेंट नहीं किया। सबत ऐसा होता थोड़ी है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता? आप अगर सामान मंगाते हैं तो जो भेजने वाला वो अपने आप पहले ही लिख लेता है, स्लिप पे लिख लेता है, एट योर ओन रिस्क। जैसे आपने सोफा मंगवाया या सोफा मंगवाया, उसके साथ सेंट्रल टेबल आती ना सोफे के साथ, उसके ऊपर कांच लगा हुआ था, रास्ते में कांच टूट गया, तो सेलर मानता था ना इस बात को। कुछ चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होती हैं, लेकिन इसमें अलग लिखी हुई है, क्योंकि उसमें प्रूव करने की दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी बोलो सर। जी। अच्छा, अगर बायर को हमने कहा भी तुम ना एग्जामिन कर लेना, तो जब तक वो एग्जामिन नहीं करेगा तब तक ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, अरे यहां तक समझ में आया? बोलो। छोटी छोटी सी 3 बातें और बतानी है। तो इसमें सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। हाँ जी, याद करनी पड़ेंगी, तभी तो मैं कह रहा हूँ 15 के बाद ऐसा कोई काम नहीं कराऊंगा जो याद करने का हो। हाँ सर। सुनो, पहली बात, ये तो हमने अभी ना, अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ा है हमने अभी। अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अब बात यह है कि अगर बायर कह रहा है ले ले यार सामान ले ले, और सेलर ले नहीं, सेलर कह रहा है सामान ले ले, बायर ले ही नहीं रहा, तो क्या करें? आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेलर तो कह रहा है सामान ले ले, लेकिन बायर ले ही नहीं रहा, तो माना जाएगा कि बायर ने सामान ले लिया। कब कब माना जाएगा? अगर सेलर उसे इंटीमेट कर रहा है। अगर सेलर ने इंटीमेट कर दिया तो माना जाएगा कि उसे मिल गया। बोलो। अगर सेलर को ने बायर को सामान दिया, ठीक है, और बायर ने कोई भी ऐसा काम किया जो ऑनर कर सकता है, जैसे आगे फर्दर भेज दिया, तो भी माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। और तीसरा, अगर बायर ने सामान अपने पास रख लिया और सेलर को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई गुड्स खराब हैं, तो माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे होता नहीं है, आप किसी दुकान से गए, आपने दुकानदार से कोई सामान लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने ना 1 महीने तक उससे बात ही नहीं करी, 1 महीने के बाद उसके पास गए, तो वो क्या कहेगा दुकानदार? बोलो क्या कहेगा वो? अरे बोलो ना, क्या कहेगा दुकानदार? कहेगा भाई साहब इतने दिन हो गए, महीना हो गया, आपको वापस करना था तो आप 1 हफ्ते में दे देते यार, 2 दिन में दे देते, यही तो बोलेगा वो। सही है? अच्छा, लेकिन अगर एक बात बताओ, सेलर बेचारा बार बार कह रहा है ले ले यार सामान, ले ले यार सामान, ले ले, लेकिन बायर ले ही नहीं रहा, तो हमने पढ़ा अभी वाला। अब मैं कहता हूं सेलर ने बायर को खराब सामान दे दिया, डिफेक्टिव गुड्स दे दिए। अगर सेलर ने बायर को डिफेक्टिव गुड्स दे दिया तो क्या होगा बताओ? तो उस केस में वो कह रहे हैं कि जो बायर है ना, उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए सेलर को कि भैया तुम्हारे गुड्स डिफेक्टिव है। मेरी बात समझे? अगर डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई हो गए तो बायर सेलर को इन्फॉर्म कर देगा। सामान उठा के वापस लेके जाने की जिम्मेवारी किसकी? बोलो। बोलो ना, सामान उठा के लेके जाने की जिम्मेवारी किसकी? सेलर की। सेलर की है। जब हमने तो सामान ही नहीं लिया, ऑनर वही है। यस सर। ठीक है, और अगर सेलर जो है बायर को बार बार बोल रहा है कि सामान ले ले, बायर कहता है यार आज तो मैं आऊंगा नहीं, चल मैं कल परसों आता हूँ फिर बात करता हूँ, वो फिर परसों बात करता है, कहता है यार मैं 1-2 दिन बाद बात करता हूँ, मतलब वो ना बार बार रिफ्यूज कर रहा है, तो क्या होगा? तो बायर इज लायबल। तो बायर इज लायबल, बोलो। यस सर। क्यों सर? भाई सेलर अगर सामान देने को कह रहा है और बायर बार बार मना कर रहा है, तो बायर की, सेलर की क्या प्रॉब्लम है भाई? बायर की प्रॉब्लम है वो तो। उसमें वायर की भी प्रॉब्लम का है, जब उसको लेना ही नहीं है तो। नहीं तो फिर आया क्यों था मेरे पास खरीदने के लिए सामान? हाँ। अगर तुम्हें सामान नहीं लेना था तो मेरे पास आए क्यों थे, मेरा टाइम वेस्ट किया? ऐसा बोलेगा ना सेलर। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया पूरा का पूरा चैप्टर।
हमारा सेल ऑफ गुड्स सेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इससे अगला वाला चैप्टर अनपेड सेलर मैंने पहले ही करा दिया था आपको। अब आपका काम क्या है, पूरा सेल ऑफ गुड्स तैयार कर लो, फिर मैं इसका टेस्ट लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास रहेगी, अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लास में पूछ लेना, और उससे अगली क्लास में मैं आपका टेस्ट लूंगा। ओके, बाय बाय।